हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टअप। मैं आपको इस वीडियो में डीओई की तरफ से जो इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया था ना, उसी को यहाँ पर आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 में पैसेज जो है, 2 पैसेज हैं, उन्हें अच्छे से समझाया था और नोट मेकिंग करवाई थी। ग्रामर का पार्ट करवाया था। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आगे जो है ना करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये एडवर्टीजमेंट का भी सारा पार्ट कर लिया था। ठीक है, और ये पोस्टर वगैरह भी कर लिए थे। 2 में से 1 पोस्टर आएगा एग्जाम में, आपको 2 में से 1 करना होगा। और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कहा था इसमें बॉक्स वगैरह बना लेना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो ये 8 नंबर पर हमसे बोला गया है कि आप वानी हो, क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो, आपको स्पीच डिलीवर करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में। तो आपको यहाँ हिंट दे रखी है। और स्पीच का आपको पैटर्न अगर पता है ना, शुरू की लाइंस वगैरह, तो आप थोड़ी बहुत लाइन यहाँ से लिख के अपने आप आगे ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और पुरानी वीडियो ना आपको दोबारा प्रोवाइड करूँगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा और मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आपका शुक्रिया वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, कई बार क्योंकि मैं इतना टायर्ड हो जाता हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन बच्चों ने फिर भी कोऑपरेट करा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको स्पीच लिखनी है 120 से 150 वर्ड में। और यहाँ पर डिजिटल मीडिया के बारे में आपको बताना है, ऑन रीडिंग हैबिट्स के बारे में, कि बच्चों को जो है ना रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बच्चे आजकल ना डिजिटल में लगे हुए हैं और रीडिंग हैबिट धीरे धीरे बच्चों की कम हो रही है। तो अब रीडिंग हैबिट जरूरी है, तो इसलिए बुकों को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, बुक्स मतलब पढ़नी जरूरी होंगी। और अब रीडिंग का जो है ट्रेंड भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से लोग रीडिंग को लव करें, कैसे अब रीडिंग दोबारा से रिवाइव हो सके, उस तरीके को आपको यहाँ सजेशन देना है, स्पीच देनी है। समझ में आ गया ना क्या? अब मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया, आपको एक बार सुनते या पढ़ते हुए फायदा होगा। देखो, स्पीच लिखा, द चार्म ऑफ रीडिंग इज फेडेड इन द ग्लो ऑफ स्क्रीन। मतलब अब जो रीडिंग है ना, उसका जो चार्म है वो धीरे धीरे फीका होता चले जा रहा है, जैसे स्क्रीन जो है ग्रो हो रही है। जैसे अब हम सब डिजिटल मीडिया में जा रहे हैं, तो रीडिंग की जो स्किल है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे ही लिखना आपको एग्जाम में भी। फिर टुडे, फिर यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे आप लिखोगे कि टॉपिक आप क्या लिख रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं कि किस तरीके से जो रीडिंग का जो चार्म है ना वो फेड होता चला जा रहा है डिजिटल मीडिया की वजह से। ठीक है, इंफॉर्मेशन आज इजीली अवेलेबल है, या स्क्रीन की वजह से जो आप लिखना चाहें। ठीक है, और इसने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, हमारे पेशेंस को भी। क्योंकि देखो, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, उसका मतलब निकालते थे, और फिर उसके बाद उसे आगे अपने नोट्स वगैरह बना के उसकी स्टडी करते थे। अब क्या हो गया कि डिजिटल मीडिया में पका पकाया मिल गया, उसे यूज़ कर लिया। ठीक है ना, और ये कह रहे हैं जो बुक होती है ना, वो इमेजिनेशन को डेवलप करती है, कंसंट्रेशन को डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। ठीक है, और विच स्क्रीन ऑफन फेल, जबकि स्क्रीन ऐसा नहीं कर पाती। बहुत से जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उन्हें शॉर्ट वीडियोस चाहिए, मीनिंगफुल रीडिंग चाहिए, और अब बहुत ज़्यादा उन्हें सामान नहीं चाहिए कि उसमें से मेन चीज़ निकाल सकें। ठीक है, और इसलिए हमें रीडिंग हैबिट्स को रिवाइव करना होगा। और अब रिवाइव करने के लिए इसने बोला कि आप क्या बताओगे, क्योंकि हमें इसमें लिखना है ना। तो जैसे स्कूल है, उन्हें लाइब्रेरीज जो है ना, इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाएं कि बच्चे जो है वो रीडिंग करें। ठीक है, रीडिंग आवर्स या बुक क्लब्स बनाएं। ठीक है, पेरेंट्स जो है उनको बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल है। तो रीडिंग जो बुक्स होती है ना, वो केवल लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी शेप देती है। तो आओ रीडिस्कवर करते हैं जो है वो बुक्स को, और बैलेंस करते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, विद थॉटफुल रीडिंग के साथ। तो थैंक यू। इस तरीके से आप एक आइडिया लेकर आप पढ़ लें बस, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार नया जो है ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है। और जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो ना एनवायरनमेंट में आसपास,
जैसे इसमें पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे अब आपके में तो कम ही चांस है ये टैरिफ वगैरह, ठीक है ना। पोल्यूशन जो सिंपल सिंपल जो टॉपिक है ना, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, जो आसपास की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन पे ज़्यादा चल रहा है तो पोल्यूशन पे आप अच्छे से एक बार कर लें, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़, ठीक है, स्पीच उसके रिगार्डिंग जरूर पढ़ लें। और डिजिटल के ऊपर तो आ सकता है, लेकिन रीडिंग नहीं आया ना तो डिजिटल के ऊपर जरूर आ सकता है, डिजिटल मीडिया या डिजिटल का क्या हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस पर स्पीच आ सकती है। ये कह रहा है ड्रीम बिग स्टे कंसिस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन पढ़ दूं इसका। देखो बहुत अच्छी स्पीच है यहाँ पर आपको देनी है, और ये मोटिवेशनल स्पीच है। ये कह रहा है ड्रीम बिग स्टे कंसिस्टेंट द पावर ऑफ एवरीडे एफर्ट। ये कह रहा है जो इतने बड़े सपने बन जाते हैं या बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं ना, वो एक दिन में नहीं होती, उनको कई दिन तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बच्चों आप अभी से वीडियो देख रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और एक कई दिनों की मेहनत, फिर जब आप एग्जाम देंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा, वो कई दिनों की मेहनत होगी जो एक दिन आपका रिजल्ट आपके आके बताएगा। समझ आ रही है। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग आपको स्पीच देनी है। आपको इस स्पीच में बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है गोल को सेट करना और डिसिप्लिन रहना उस गोल को पाने के लिए, और उस गोल को पाने के लिए लगातार हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, ये कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करना पड़ता है, तब जाके वो हमें सक्सेस मिलती है। जैसे वो कहता है ना कि मेरे को सक्सेस मिल गई, मैं कामयाब हो गया, या मेरी जॉब लगी, या मैंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, वो एक दिन का काम नहीं होता, उसके लिए कई दिनों तक कई सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही आप भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको करनी है मेहनत, और इसी के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब इसका मैं आपको आंसर पढ़ देता हूँ, ये तो हमें हेडिंग क्वेश्चन में से मिल गया था। तो शुरू में लिखोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द टॉपिक। इस तरीके से देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये लाइन सेम है और टॉपिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप उसमें से थोड़ी जो क्वेश्चन में हिंट दिया वहाँ से यूज़ कर लें और बना बना के लिख दें। मतलब छोड़ के मत आना, ये ना स्कोरिंग होता है। जैसे किसी की इंग्लिश अभी थोड़ी वीक है या अभी इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पहले अभी बहस करो जितना कर सकते हो, फिर अगली क्लास में और अच्छे से कर लेना, ठीक है। द पावर ऑफ एवरीडे एफर्ट, ड्रीमिंग बिग गिव्स डायरेक्शन टू अवर लाइफ। हर दिन का जो एफर्ट होता है ना, और जो सपना है, वो एक डायरेक्शन देता है हमारी लाइफ को। बट ड्रीम्स अलोन, लेकिन ड्रीम जो है ना, ड्रीम्स वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन रखना होगा, तभी हमारा ड्रीम रियलिटी में बदलेगा। सक्सेस जो होती है ना, वो ओवरनाइट नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिजल्ट होता है छोटे छोटे कदमों का, जो हमें रोज लेने पड़ते हैं और एक डेडिकेशन के साथ लेने होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा रोज करो, कछुई करनी पड़ी है ना। ये कह रहे आपको क्लियर गोल्स अपने सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और कंसिस्टेंसी से आपको जो है अपने आप को कॉन्फिडेंस रख के पढ़ना है और करना है, स्ट्रेंथ अपने अंदर बना के रखनी है। और कभी बार क्या होता है, जो फेलियर्स होते हैं ना, जो हमारे जीवन में कुछ फेलियर्स आ जाते हैं चीज़ें, वो भी हमें बहुत बड़ा लेसन सिखा जाते हैं, और हमें और अपने को उससे मोटिवेट करके और वर्क हार्ड करना चाहिए। और हार्ड वर्क है, और अगर हमारे अंदर पेशेंस है और हमें अपने ऊपर विश्वास है, तो ये कामयाबी की चाबी है, ठीक है। तो जब भी हम व्हेन वी स्टे कमिटेड टू आवर गोल्स, और हम जो अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहते हैं ना, तो और रेगुलर एफर्ट करते रहते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टेकल चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें जो ग्रेटनेस बनने का जो चीज़ है ना, वो हमें रोक नहीं सकती। ये तो एक तरह से स्पीच ही होगी आपको मोटिवेट करने की। आओ बड़े सपने देखें, वर्क हार्ड करें, और कभी हार ना माने, नेवर गिव अप। थैंक यू, ठीक है, मेरी तरह स्पीच ही होगी, है ना। अब देखिए आगे ये जो है ना, यहाँ पर ये डिबेट है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डिबेट आएगी। डिबेट आप फेवर में बोल सकते हैं या आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इन एजुकेशन में, कि आप बताइए वरदान है ह्यूमन क्रिएटिविटी का, तो आपको डिबेट लिखनी है। आप आइदर या अगेंस्ट, दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो। अगर आप फेवर में लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं या यूज़ कर सकते हो,
और अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तब ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो। आपको यहाँ डिबेट ही करनी है, ठीक है, फेवर में करो या अगेंस्ट में करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन अ बून टू ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो हम इस मोशन में लिखेंगे इसके फेवर में। तो रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली सपोर्ट द मोशन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बून फॉर ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब जैसे कोई और भी आ गया ना तो आप इस तरीके से लिख के सपोर्ट द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, टॉपिक का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे अपना बना बना के लिखते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एआई जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। एआई जो है वो इनेबल्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग बाय अडेप्टिंग लेसन्स अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट्स पेस। क्योंकि ये एआई की वजह से ही जो है ना हम क्या कर पा रहे हैं, जो बच्चे को चाहिए पढ़ाई जिस प्रकार की चाहिए ना, और जिस प्रकार की उसे नीड है, जिस प्रकार की उसे स्पीड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये एआई हमें सारी वो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक, और फटाफट फीडबैक भी देता है, हेल्पिंग लर्नर्स इम्प्रूव क्विकली। जो भी लर्नर्स होते हैं उनके हेल्प करता है कि वो जल्द से जल्द अपनी जो भी कमी है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एआई जो टूल्स होते हैं वो ग्लोबल एजुकेशन भी आराम से हमें प्रोवाइड कर पा रहा है। और ये जो इवन टू स्टूडेंट्स इन रिमोट एरिया, जो बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। और इनोवेटिव लर्निंग मेथड सच एज सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स एनहेंस क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मोर ओवर एआई सपोर्ट टीचर्स बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। और एआई टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से उनका जो टीचर्स का जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। और उनको भी ना फोकस करवा रहा है कि क्रिएटिव टीचिंग कैसे की जा सके, ठीक है। और व्हेन यूज वाइजली, जब हम एआई का बहुत बुद्धि से यूज़ करते हैं तो एआई डज नॉट रिप्लेस। देखो एआई जो है ना ह्यूमन क्रिएटिविटी को तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको मैसेज वगैरह पढ़ के जिस प्रकार से अलग अलग मुझे लगता है कि बच्चों को कैसे बताना चाहिए, है ना, तो एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को तो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट स्ट्रेंथेंस इट बाय ऑफरिंग न्यू वेज टू लर्न। लेकिन इंसान को ताकत जरूर दे सकता है कि वो और नए तरीके से उसे सिखा सके, एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है, इनोवेट करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए एआई शुड बी सीन एज पावरफुल। इसलिए एआई बहुत पावरफुल है एजुकेशन असिस्टेंट, सहायक के रूप में, जो नर्चर्स कर रहा है, जैसे पाल रहा है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है क्रिएटिविटी rather देन सप्रेसिंग इट। इसलिए वो क्रिएटिविटी को और बढ़ा रहा है, ना कि उससे दबा रहा है, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू, मैंने इससे कहा टीचर्स के लिए बढ़िया है, उनको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सुनिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एजुकेटर्स। आपको बताना है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़िया होते हैं या एजुकेटर्स बढ़िया होते हैं, ठीक है। ये जो यंग माइंड्स है ना, जो आप सब बच्चे हैं, तो आपको बताना है कि भाई इन दोनों में से आपको कौन बढ़िया लगता है। अगर आपको जो बढ़िया लगता है उसके आपको अगेंस्ट या फेवर में बताना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, आप मोशन में बता सकते हो या आप अगेंस्ट में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि आप आरव हो, अनन्या हो, स्टूडेंट हो 11th क्लास के, तो आपको स्पीच देनी है इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एजुकेटर्स। तो बच्चों आप कमेंट करके बताना कि कौन बेस्ट है, इन्फ्लुएंसर्स या एजुकेटर्स। देखिए रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना पता है क्या लिख रहा हूँ, एजुकेटर्स आर मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम दिया ना, आई काव्या स्टैंड हियर टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन दैट इन्फ्लुएंसर्स शेप यंग माइंड्स मोर इफेक्टिवली। मैं इसके खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो जो यंग माइंड्स होते हैं उनको एक शेप सही देते हैं, तो भाई मैं तो इनके खिलाफ हूँ, ठीक है। मेरा मानना है कि एजुकेटर्स जो है वो सबसे बढ़िया है। अब मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ तो इसलिए मैंने एजुकेटर्स के फेवर में लिखा है, आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। एजुकेटर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। वो जड़ जो होते हैं ना, जो जड़, जो फाउंडेशन है, जो नींव होती है, नींव, उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं जो एजुकेटर्स होते हैं, नॉलेज को, डिसिप्लिन को, स्टूडेंट्स की,
जो टीचर्स है ना, एजुकेटर्स टीचर्स, वो ऑथेंटिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टाइज होते हैं। जबकि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, अनलाइक इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स वो ऐसा नहीं करते। एजुकेटर्स जो होते हैं ना, वो गाइड भी करते हैं स्टूडेंट्स को और पर्सनली करते हैं, और वो समझते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, ठीक है, एंड मेंटर देम, उनको ना सही सलाह देते हैं कि वो कैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकें। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पॉपुलैरिटी, और एजुकेशन में पॉपुलैरिटी नहीं होती। अब हम टीचर हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बने, बहुत तरक्की करे। ये काम हम पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करते या डिजिटल प्रेजेंस के लिए नहीं करते। ठीक है, आप भी देखोगे कि मैं वीडियो जो है फेस वाली बहुत आपको रेयर मिलेंगी मेरी वीडियोस, क्योंकि हम टीचर्स जो है ना, शोबाजी नहीं करते। हम चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य बने, उनको ऑथेंटिक सही नॉलेज मिले, मतलब टाइम वेस्ट बच्चों का भी ना हो, क्योंकि उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आज वो टाइम को अगर संभालेंगे तो आगे वो समय की कदर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इट फोकसेस ऑन करेक्टर बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, क्योंकि वो फोकस करते हैं टीचर जो होते हैं, बच्चे का करेक्टर अच्छा बने, क्योंकि टीचर्स खुद अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो तभी तो उनके बच्चे अच्छे बनेंगे ना। क्रिटिकल थिंकिंग सीखे बच्चे, मोर रिस्पॉन्सिबल बने। टीचर्स एंकरेज करते हैं क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, कि बच्चे उत्सुक बने, नई नई चीज़ें बनाएं और उनका दिमाग स्वतंत्र हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैनर बने, एक सही तरीके से उभरे वो बच्चे आगे, ठीक है। देयर इम्पैक्ट इज डीप, उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, मीनिंगफुल होता है, सस्टेनेबल होता है, ठीक है। अब देखो ये अपने हिसाब से है, आप जो राय आप लिख सकते हैं और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हैं, बस इसे स्टडी करके अपनी लैंग्वेज में बनाना। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो अट्रैक्ट तो कर सकते हैं अटेंशन को, बट एजुकेटर जो होते हैं वो शेप करते हैं बच्चे की लाइफ को, उसके फ्यूचर को। इसलिए एजुकेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और यंग माइंड जो होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। थैंक यू डियर। देखिए अब 10वां क्वेश्चन है, ये आपकी स्टेंजा है, आपकी बुक में से फादर टू सन में से एलिजाबेथ जैनिंग ने लिखी है। पहले ब्रीफली मतलब समझ लो। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, जिस बीज को मैंने बोया था ना वो कहाँ चला गया। और द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जो जमीन अब उसकी है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज हम अजनबी की तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हवा में भी ऐसा साइन नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हो। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये चाइल्ड मेरे डिज़ाइन का है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मतलब हम दोनों में सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी हैं, इस लाइन का मतलब, लेकिन जिन चीज़ों को वो प्यार करता है उसे मैं शेयर नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, ये कह रहा है, ये सिंबॉलिकली कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो फादर जो कंट्रीब्यूशन है ना, इज रेजिंग हिज सन, मतलब पिता ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके उसे बोया, उसे बनाया है, निर्माण किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, ये कह रहे जमीन उसकी है और मेरे नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। इसका मतलब है कि आपको अच्छे से स्ट्रेंजर की लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आगे पढ़ता हूँ। फिर थर्ड है, ये कह रहा था दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द फादर्स फेलियर टू अंडरस्टैंड हिज सन, क्योंकि पिता समझ ही नहीं पाया अपने बेटे को, क्योंकि जिस चीज़ों से वो प्यार करता था उसे मैं शेयर ही नहीं कर पाया, शेयर ही नहीं कर सकता था, हालांकि सिमिलैरिटीज है, ठीक है ना। चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। उसके बाद ये बी पोएम है यहाँ पर कि 20 से 30 साल बाद, और ये फोटोग्राफ है, शिलेट रोशन ने लिखी है ना, क्लास 11 में आपकी इंग्लिश की बुक में। तो वो फोटो को देखकर हंसती है, बताते हैं कि बेटी है, डोली है, और वो ये कहते देखो देखो किस तरीके से उस समय के टाइम पे ना समुद्र की छुट्टियां बिताने के लिए गए थे ये, और ये उनका पास टाइम था, बहुत ज़्यादा उनमें मतलब खुशी सी थी उनको, उनकी माता को, और दोनों को ही ना जो है ना बोथ थ्राइव विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब इतनी दुख के बाद भी सामान्य दिखना या जॉय करना, उस तरीके को यहाँ बताया गया। तो यहाँ पर पहला है
कि जो समुद्र की छुट्टियां है ना वो उसका पास था। माइन इज हर लाफ्टर, ये क्या कहना चाहता है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि माता को ना अपने समुद्र की छुट्टियां रिमेम्बर्ड है, और वाइल द पोएट चेरिसेस हर मदर्स रिएक्शन टू इट, और दूसरी ओर जो माता, मतलब जो पोएट है ना, वो अपनी माता की रिएक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है एक तरह से। तो यहाँ पर इसका आंसर सी आएगा। फिर नेक्स्ट है कि व्राई विद लेवर्ड इज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पोएट जो है ना उसे कंफर्ट लगता है जब वो उस मोमेंट को याद करती है, हालांकि उसे पेन ऑफ लॉस होता है कि उसकी माता चली गई है, उसको दर्द होता है, दुख होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको यहाँ पर बताना, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स, हंसी होगी। ठीक है, वुड, तो ये एक कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ इमेजरी जो है पोएटिक डिवाइस होगी। एक नंबर की पोएटिक डिवाइस आ सकती है, तो अब सारी पोएटिक डिवाइस अच्छे से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको ए या बी दोनों में से एक पैसेज करनी होगी। ठीक है, तो अब मैं ये पैसेज वगैरह पढ़ने आपको सारे आंसर्स वगैरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है। तो जैसे लिखा ना, इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि जो वेव है उसकी हाइट डबल हो गई। तो ये वेव्स जो लहरें उठ रही है वो किस में है, और थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, याद है नहीं लाइन किसने बोली थी? जोनाथन ने बोली थी, तो उसी के नाम से लेसन का नाम रखा गया। तो उसी के रिगार्डिंग है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आंसर करने हैं। अब आप सारे आंसर यहाँ देख सकते हैं, आप इसे थोड़ा सेल्फ पढ़ेंगे, पैसेज वगैरह तो आप इतना कर लें। दूसरी कहानी आप देखते हुए समझ होंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके आंसर है। फिर ना क्वेश्चन नंबर 12 में ना आपकी जो स्नैपशॉट बुक है ना उसमें से पैसेज आएगी। तो ये आपने द टेल ऑफ द मेलन सिटी पढ़ा है ना, उसी में से पैराग्राफ दे दिया गया है, और फिर आपको इनको पढ़ के इसके आंसर इसमें से देने हैं। ये आंसर लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, और उसी बुक में से फिर यहाँ पे दूसरे किसी चैप्टर में से दिया गया, आपने द एड्रेस पढ़ा है, उसी में से लिखी गई है, फिर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन आंसर हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन है, फिर ये आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, और अब आप इसको देख लो, अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं आपके लिए और भी मतलब जैसे वीडियोस वगैरह ले आऊँगा। अब ये आइडिया ले लो, सिर्फ पढ़ने के लिए इसको यूज़ कर लो। ठीक है, और देख लो कैसे कैसे लिखा है। अब यहाँ पे एडिटिंग हो नहीं पाई है। ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें देख लेना, यहाँ ध्यान से देख लेना, ये आंसर लिखे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लॉन्ग हो जाएंगे। मैं आपको एक बार 15 क्वेश्चन बता दूं। देखिए, ये जो 15 क्वेश्चन है ना, एक मिनट, देखिए ये ना आपको यहाँ पर 150 वर्ड में लिखना है। और यहाँ पर बोला गया कि जब आप स्टडी कर रहे थे ना पोर्ट्रेट लेडी को आपने टेक्स्ट बुक से, तो आपने रियलाइज किया कि चैप्टर जो है बताता है कि अकेलापन और इनसिक्योरिटी जो है ना ओल्ड एज में कितना बड़ा अनुभव होता है। देखो दादी को रहना तो अकेला पड़ा था, आपने नोटिस करा कि दादी किस तरीके से अकेली पड़ गई थी। और जो एल्डरली जो है ना, जो एल्डर लोग होते हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ा कि जो एल्डर जो मैन और वीमेन होते हैं, इसके ऊपर ना बच्चों स्पीच देने को भी आ जाता है। तो ये कह रहा है आप इस पर आर्टिकल लिखिए, किस तरीके से इंडिया के अंदर जो है उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है, क्या समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसके बारे में जो पता है आप बना के लिख देना। टाइटल दे रखा द लाइफ ऑफ ओल्ड पीपल इन इंडिया, देख लो। ठीक है, और अगर ये नहीं करना तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, द वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड, ये दोनों पोएम है। ये कह रहे दोनों के दोनों ना सेंट्रल जो है ना लाइफ के बारे में बताते हैं, किस तरीके से
सेंट्रल में किस तरीके से, देखो आपने बारिश में देखा था वो किस तरीके से भाप बनकर ऊपर गई, बादल बने, फिर नीचे आ गई। ऐसे चाइल्डहुड में बचपन कब बीतता है, कब बड़े हो जाते हैं, फिर कब बच्चे हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। तो आपको इसी के रिगार्डिंग जो है ना पोइट क्या कहना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करना है अपनी लैंग्वेज में। समझे, ऐसे ही 16 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा था ना, फिर आंसर तो मैंने लिखा है उसे आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे मदर्स डे लेसन में बता रखा है कि जो मिसेस पियर्सन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इन मदर्स डे चैलेंजेस द ट्रेडिशनल फैमिली डायनेमिक्स ऑफ हर हाउस होल्ड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले इमेजिन यूर सेल्फ एज। ये कह रहा है कि देखो आपने देखा कि किस तरीके से इस मदर्स डे में मिसेस पियर्सन एक दब्बू होती है और किस तरीके से वो अब अपनी फैमिली को एक लाइन पर ले आती है। भले ही एक मैजिकल यहाँ पे सहारा लिया गया, फिर जेरल्ड ने उनकी मदद करी। तो यहाँ पर आपको बताना कि आप इमेजिन करो कि आप भी अवेकेंड हो, ठीक है, और एंड ए मोटिवेटेड स्टूडेंट हो, तो आप प्रिपेयर करो स्पीच फॉर योर फेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th-12th कन्वेइंग द मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें बताओ अपनी स्पीच में कि खुद की इज्जत, बराबरी फैमिली में कितनी ज़्यादा मायने रखती है ये मॉडर्न टाइम में। तो आप बना बना के लिख दोगे ना, ये नहीं करना तो ये देखो। अब ऐसे ही क्वेश्चन आया करेंगे, चैप्टर्स आपने पढ़ा उसके बेस पर आपको स्पीच या डायरी एंट्री या लेटर के फॉर्मेट में किसी भी रूप में दिया जा सकता है। जैसे अब ये देखो बी ऑप्शन में, अब आपको देखना है कि आप किस में ज़्यादा माहिर हो और उस चैप्टर की नॉलेज आपको कितनी है। लिखना आपको बना के लिखना पड़ेगा और उस चैप्टर की कुछ लाइनें या उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि बर्थ आपने पढ़ा, एजे क्रोनिन लिखा, पढ़ा ना, किस तरीके से वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस बच्चे की जान बचा दी होती है ना। ये इसका पहला केस होता है। तो ये कह रहा है यू वर डीपली इंस्पायर्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए और आपने देखा कि किस तरीके से उस डॉक्टर ने ना अपने प्रोफेशन के प्रति कितना डेडिकेशन था। आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ये स्टोरी शेयर करते हुए बताना है कि इस स्टोरी में आपने क्या वैल्यूज देखी है, क्या कमिटमेंट देखी है, क्या प्रिजर्वेंस देखी है, क्या ऑनेस्टी देखी है। देखो अगर आपको भी जैसे किसी प्रोफेशन जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप उस पर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो ना, तो आपको सफलता मिलेगी। और आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या क्या हुआ, आपको लेटर के फॉर्मेट में अपने फ्रेंड को लिखना है। अब देखो ये सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इसे पढ़ के आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, मदर इक्वलिटी की बात की गई है इसमें, और ये लेटर के फॉर्म में सीधा डियर रोहन लिख दिया। ठीक है, थोड़ा लेटर के पैटर्न में ऊपर लिख देना थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे लेटर में क्या करते हैं, पहले अपना एड्रेस, फिर डियर रोहन, फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा, और बाकी और हो सका तो और भी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, बाकी एक पुरानी वीडियो जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया था, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, मैं जरूर से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।